अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको सुनाई दे रहा है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा, कल हम लोगों का जो लेक्चर था वो एटीट्यूड पे था। आज सबको स्लाइड्स हेल्थ असेसमेंट का है। एक्चुअली एक्चुअली ये हेल्थ असेसमेंट का मैं इसलिए नहीं आपको करवा रही कि कल हमारी ये स्लाइड्स नजर नहीं आ रही थी। आवाज आ रही है सबको? ओके, नफीसा, सारा, ठीक है। ज़ेब बेटा, कल हम लोग क्योंकि लेक्चर कर रहे थे और लेक्चर के दौरान जो है वो आप लोगों को स्लाइड्स भी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए है तो आपकी असेसमेंट की क्लास, लेकिन मैंने खुद से साइकोलॉजी का ये लेक्चर दोबारा से कंटिन्यूएशन में लेके आई हूँ ताकि इसको हम वाया स्लाइड्स क्लियर कर लें, क्योंकि इंफॉर्मेटिव था, इंटरेस्टिंग था और हमारा कल काफी कॉम्प्रोमाइज हो गया था इस पे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। एटीट्यूड की हम बात कर रहे थे। कहता है एटीट्यूड एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ठीक है, मतलब कि कहने को तो एटीट्यूड एक छोटी सी चीज है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस रखती है। ठीक है, एक वाकई ही वो मायने रखती है। सो कहता है कि एक लिटिल थिंग है बट एक अच्छा डिफरेंस है उसमें। सो and dislike for a certain act is a thing or situation. Passion for a sport, life in general are each an example of an एटीट्यूड। ठीक है, तो वो कहता है कि एटीट्यूड जो है हमारा वो वे है जिसमें हम थिंक करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, चीजों के बारे में, लोगों के बारे में, सिचुएशन के बारे में। ठीक है, और इसके अलावा मिसाल के तौर पे कल मैं आपको बात कर रही थी कि बाद लोगों को नर्सिंग प्रोफेशन उनका क्या होता है, उनका पैशन होता है। ठीक है, वो नर्सिंग को लाइक करते हैं, स्पोर्ट को लाइक करते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो आर्मी में जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नेवी में जाना पसंद करते हैं। तो अपनी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है, जिसकी बेस पे हम ये सारी की सारी बातें करते हैं। बाज लोगों को जो है वो डिफरेंट सेलिब्रिटीज पसंद होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी पर्सनालिटी जो कि क्या है, जो कि वेरी करती हैं, उनके कुछ नेगेटिव। तो अब ये बेसिकली एटीट्यूड नाम ही पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का है। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो एटीट्यूड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कल हमने एक साइंटिस्ट की बात की थी, विलियम जेम्स के बारे में। तो विलियम जेम्स जो है वो कहता है द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट ह्यूमन बीइंग कैन अल्टर हिज लाइफ बाय अल्टरिंग हिज एटीट्यूड। ठीक है, कि अब देखिए इस कोट का क्या मतलब है। एक अजीम साइंटिस्ट है और उसने एक बहुत बड़ी बात की है, इसका क्या मतलब है? अब आप लोग बताएं। कल मैंने आपको बताया था ना, ये साइंटिस्ट ने क्या बात कही है ऐसी जो कि वाकई इंपॉर्टेंट है? Greatest discovery of my generation is that human being can alter his life by altering his attitude। कैसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बताइए। हाँ जी, निम्रा, सारा, आप बताएं कि आप एक एटीट्यूड से अपनी लाइफ कैसे बदल सकते हैं। कोई भी अपनी लाइफ नहीं बदल सकता, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा। जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा मैं उसकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। अच्छा, निम्रा कहती हैं कि सिर्फ अपने एटीट्यूड को चेंज करने से पूरी लाइफ चेंज हो सकती है और यही ग्रेटेस्ट डिस्कवरी। हाँ जी, बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, तो अपना वो ये नेगेटिव एटीट्यूड जो है अगर वो इसको चेंज कर लेता है, तो आपका क्या ख्याल है कि उसके बहुत से काम जो कि उसके गुस्से की वजह से नहीं हो पाते, वो भी होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सो एटीट्यूड एक ऐसी चीज है कि जो पूरी की पूरी आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। A psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor।
though it is sometimes common to define an attitude as effects towards an object. Effects, that's why discrete emotions or overall arousal is generally understood to be distinct from a, ठीक है। अब वो कहता है कि एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, टेंडेंसी हम लोग कहते हैं रुझान को, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है, हम एवेल्युएट करते हैं पर्टिकुलर एंटिटी को विद सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर। मिसाल के तौर पे हम कुछ चीजों की फेवर करते हैं, कुछ चीजों की डिसफेवर करते हैं, ठीक है। सो हम एवेल्युएट करते हैं पर्टिकुलर एंटिटी को। सो कहता है इट इज समटाइम कॉमन टू बी डिफाइन एन एटीट्यूड एज इफेक्ट टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्क्रीट इमोशन और ओवरऑल अराउजर इज जनरली अंडरस्टूड टू बी डिस्टिंक्ट, ठीक है। आगे आ जाता है एटीट्यूड स्ट्रक्चर। एंड एटीट्यूड कंटेन्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स। एटीट्यूड के अंदर आपके कॉग्निटिव कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, इफेक्टिव कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं और बिहेवियरल कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव में आपका ब्रेन आ जाता है, इफेक्टिव में आपके लिम्स आ जाते हैं जो जिस तरह से मूव करते हैं, ठीक है, मोशन में वो आते हैं। और बिहेवियरल में क्या आ जाता है, बिहेवियरल में आपका बिहेवियर आ जाता है। A criticism of a tripariate view of attitude is that it requires cognitive, affective, and behavioral association of an attitude to be consistent. But this structure see the cognitive and behavioral component as a derivative of effect or effect and behavior as a derivative of the underlying beliefs, ठीक है। So criticism जो होता है वो उसके अंदर आपको रिक्वायर होता है कि आप कोई भी कॉग्निटिव, इफेक्टिव और बिहेवियरल एसोसिएशन बनाएं एटीट्यूड के अंदर, ठीक है। उसके अंदर एक तसलसल लेके आए। बट कॉग्निटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं आपके पास। आपकी एक्शन करते हो वो किस आ जाता है, वो आपके कॉग्निटिव के बाद इफेक्टिव में आ जाता है। आगे आ जाता है बिहेवियर। बिहेवियर बिकेम एन इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्ट इन अर्ली 20th century psychologically with the advent of the paradigm known subsequently as behaviorism, ठीक है। उसमें बिहेवियरिज्म आ जाता है। Behaviorism was a reaction against faculty psychology, which purported to see into or understand the mind without the benefit of the scientific testing, ठीक है। बिहेवियरिज्म कहता है कि फैकल्टी हम लोग कहते हैं कि जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी सोसाइटी होती है, आपकी कम्युनिटी होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पेरेंट्स आते हैं, आपका फैमिली सर्कल आ जाता है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। उन सबको जो है हम क्या कहते हैं, फैकल्टी बोलते हैं। So वो कहता है कि behaviorism was a reaction against faculty psychology which purported to see into or understand the mind without the benefit of the scientific testing। मतलब हमारा माइंड जो भी आगे से इंफॉर्मेशन पास करता है, हम उसको साइंटिफिक टेस्टिंग के बगैर जो है वो आगे परसू करते हैं, आगे लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में कोई इस किस्म की हमारी सोच जो है वो हमारी उसके ताबिया नहीं है ना। सो दैट्स वाई एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशन relationship कहता है काउंटर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द हाई रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियरल इंटेंशन एंड एक्चुअल बिहेवियर हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड एज द रिजल्ट ऑफ सम स्टडीज शोज दैट, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हम लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं अगेंस्ट द हाई रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियरल इंटेंशन एंड एक्चुअल बिहेवियर। एक हमारे होता है हमारे पास एक्चुअल बिहेवियर और एक होता है हमारे पास इंटेंशनल बिहेवियर, ठीक है। सो ये सारा का सारा जो होता है इंटेंशनल बिहेवियर और जो आपका होता है एक्चुअल बिहेवियर, मतलब इंटेंशनल ये होता है कि बाज़ औक़ात आपकी
इंटेंशन हमें, मतलब आप नेचुरली बिहेव नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई फ्रेंड है या आपकी कोई कोलीग है, तो आपको वो अच्छी नहीं भी लगती, ठीक है, लेकिन अब आपको उससे नोट्स लेने पड़ जाते हैं या कोई चीज मांगनी पड़ जाती है, तो सम टाइम आप इंटेंशनली जो है वो, वैसे आपको वो भले दिल में अच्छी लग रही हो, लेकिन आप उस टाइम उसके साथ आप पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है। तो जो आपका बेसिकली जो एक्चुअल भी, क्योंकि वो उस टाइम पे नीड ऑफ टाइम होता है और आपको भी जरूरत होती है, तो आप क्या करते हो, आप अपना इंटेंशनल बिहेवियर उसकी तरफ शो करते हो, जो कि पॉजिटिवली आप शो करते हो और आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो। एज रिजल्ट ऑफ सम स्टडीज शोज दैट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंशियल लिमिटेशंस, ठीक है, यानी हालात आपको उस हद तक कह लें लिमिट कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि आपने अपना, समटाइम हमारे सराउंडिंग में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो समटाइम हमें अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन मसलहतन हम उनको क्या कर रहे होते हैं, उनके साथ कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं, उनके साथ बात कर रहे होते हैं या उनकी बात सुन रहे होते हैं, ठीक है। नेमली इशू सिंस बिहेवियरल इंटेंशन कैन नॉट बी एक्सक्लूसिव डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर वेयर एन इंडिविजुअल्स कंट्रोल ओवर द बिहेवियर इज इनकम्प्लीट, ठीक है। सो बिहेवियरल इंटेंशन कहता है समटाइम एक्सक्लूसिव डिटर्मिनेंट्स भी होता है बिहेवियर का, यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रोल करता है बिहेवियर्स के इनकम्प्लीट कंट्रोल को, ठीक है। अब एटीट्यूड्स टुवर्ड बिहेवियर, मतलब एटीट्यूड जो होता है वो हमेशा लीड करता है आपके बिहेवियर को। वी एज्यूम एटीट्यूड कॉजेज बिहेवियर, ठीक है, मतलब कि आपका अगर एटीट्यूड अच्छा है तो वो क्या बनाएगा, वो बिहेवियर बना देगा आपका, सही है। ये देखें, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है और ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, ये पैटर्न है, ये इस तरह से पॉजिटिव है आपके पास और ये सारा का सारा नेगेटिव एटीट्यूड है आपका, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव, इफ यू लुक द राइट वे यू कैन सी दैट द होल वर्ल्ड इज अ गार्डन, ठीक है। अगर आप ये देखते हैं कि मतलब अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है और आप पॉजिटिवली सोच रहे हैं, तो आपको जो होल वर्ल्ड है वो क्या लगेगी, लाइक अ गार्डन लगेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मतलब हर चीज आपको अच्छी लगी, इट मीन्स कि आपको, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प यू कोप मोर इजीली विद द डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ को कोप करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। इट ब्रिंग्स ऑप्टिमिज्म इनटू योर लाइफ, ठीक है, ये ऑप्टिमिज्म लेके आता है आपकी लाइफ के अंदर एंड मेक्स इट इजियर टू अवॉइड वरी एंड नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। और आप को मतलब के नेगेटिव सोचों से, नेगेटिव बातों से, ठीक है, आपकी स्ट्रेस से आपको दूर रखता है, क्योंकि आप सारा दिन अगर अच्छा सोचते रहोगे तो अच्छी बात है। इफ यू अडॉप्ट इट एज अ वे ऑफ लाइफ इट विल ब्रिंग कंस्ट्रक्टिव चेंजेस इनटू योर लाइफ, ठीक है। और अगर आप उसको अडॉप्ट करोगे एक अच्छे वे ऑफ लाइफ के लिए, तो वो क्या है, वो लेके आएगा एक कंस्ट्रक्टिव चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर एंड मेक देम हैप्पियर, ठीक है। वो क्या करेगा, वो आपको खुश रखेगा, आपकी साइड को ब्राइटर रखेगा और सक्सेसफुल रखेगा। सो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड यू सी द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, ठीक है, आप लाइफ की ब्राइट साइड को देखते हैं, बिकम ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट टू हैपन, और अच्छे के लिए सोचते हैं। इट इज सर्टेनली अ स्टेट ऑफ माइंड दैट इज वेल वर्थ डेवलपिंग, ठीक है। और ये एक स्टेट ऑफ माइंड होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है। आगे आ जाता है आपके पास नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट डिसआर्डियन फॉर एवरीथिंग, समवन हु कॉन्स्टेंटली पॉइंट आउट द नेगेटिव इन एवरीथिंग। A negative attitude is a contagious and therefore avoiding people with one is the best way of prevention, ठीक है। अब अगर कोई शख्स या कोई कुलीग आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है, तो बजाय ये कि आप उसके साथ नेगेटिव एटीट्यूड आप भी शो करना शुरू कर दें, कॉल करना शुरू कर दें, कंफ्लिक्ट बनाना शुरू कर दें, तो वो कहता है कि बेस्ट वे ये है कि आप उसको सिंपली अवॉइड करना शुरू कर दें, ठीक है। तो अवॉइडेंस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर द सेक ऑफ क्या लेंगे, टू रिकवर एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोहेफिसी टेक्स अ होल्ड, ठीक है। आप ये देखें, कहता है कि आ बैड एटीट्यूड इज लाइक अ फ्लैट टायर। आपने देखा है कभी गाड़ी की टायर में से अगर हवा निकल जाए तो वो किस तरह से, मतलब कि लुक लाइक अ फ्लैट, उसमें हवा नहीं है, वो चल पाएगा, कभी भी नहीं चल पाएगा। तो यू कांट गो एनीवेयर टिल यू चेंज इट, ठीक है। तो एक जो बैड एटीट्यूड होता है वो एक फ्लैट टायर की वजह, एक फ्लैट टायर की तरह का होता है, ठीक है। तो आप इसको कभी भी जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं।
अगर आपको चेंज करना है इसको, तो आपको क्या करना होगा, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड करना पड़ेगा। और पॉजिटिव एटीट्यूड होना जो है वो बहुत लाजमी है। और नेगेटिव टायर के साथ आपको पता है, यानी हवा निकले टायर के साथ गाड़ी भी नहीं चलती। आगे कहता है, ईगो इज जस्ट लाइक अ डस्ट इन द आईज, विदाउट क्लियरिंग द डस्ट यू कांट सी एनीथिंग क्लियरली, सो क्लियर द ईगो एंड सी द वर्ल्ड। ठीक है, वो कहता है कि ईगो जो है वो बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि डस्ट है आंखों में। ठीक है, तो डस्ट को क्लियर किए बगैर जो है वो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप रियलिटी को नहीं देख सकते। ठीक है, यू कांट सी एनीथिंग क्लियरली, सो क्लियर द ईगो एंड सी द वर्ल्ड। सो आप ईगो को क्लियरली देखते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में। पॉजिटिव एटीट्यूड मैनिफेस्ट इन द फॉलोइंग वेज। पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग आ जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस आ जाती है, ऑप्टिमिज्म आ जाता है, मोटिवेशन टू अकम्प्लिश योर गोल्स, मोटिवेशन आ जाता है आपका, और बीइंग इंस्पायर्ड और इंस्पिरेशन आ जाती है। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं, जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग है, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस है, ऑप्टिमिज्म है। ठीक है, और मोटिवेशन टू अकम्प्लिश योर गोल्स है, और इंस्पिरेशन है। ये देखें, अगर आप, कितने लोग आज इस स्माइली के साथ हैं और कितने लोग आज इस स्माइली के साथ हैं, यस के साथ कितने हैं मुझे यस करें, और नो के साथ कितने हैं मुझे नो करें। चलें, टेल मी हाउ मेनी पीपल आर विद यस और हाउ मेनी पीपल आर विद नो। चलें जल्दी बताएं, सिर्फ 4-5 लोगों ने बताया। चलें बताएं जल्दी से, इसका मतलब बाकी सारे नो वाले हैं। बाकी सारे के सारे क्या नो वाले हैं? बाकी सारे के सारे नो वाले हैं। ओके, जेब बाकी सारे के सारे नो वाले हैं क्या? आगे आ जाता है, डेवलपिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड। छुट्टी चाहिए उनको? क्यों छुट्टी क्यों चाहिए? आप लोग तो घर बैठ के क्लास ले रहे हैं, छुट्टी क्यों चाहिए उन लोगों को? Developing a positive attitudes that will lead you to happiness and success. Choose to be happy. आपको खुश रहना चाहिए। Look at the bright side of the life. आपको positive side पे, bright side पे देखना चाहिए। Choose to be and stay optimistic. Find reason to smile more often. Have faith in yourself and in the power of the universe. ठीक है, आपको यूनिवर्स की पावर के बारे में देखना चाहिए। ठीक है, और आपको अपने ऊपर खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ले, थोड़ी सी तो क्लास होती है आपकी 1 घंटे की, उसमें भी क्या, और घर पे हैं आप लोग सारे, छुट्टी छुट्टी है। 1 घंटे की क्लास पढ़ के फिर आप लोगों ने कौन सा, आप लोगों को यहाँ पे बांध बांध के रखना है हम लोगों ने। आप लोग तो घर बैठे क्लास ले रहे हो, हम लोग तो फिर कॉलेज आके आप लोगों को देखें, लेक्चर प्रिपेयर करते हैं आपके लिए, और कॉलेज आते हैं, कॉलेज आके पढ़ाते हैं आपको। आप लोग तो कॉलेज नहीं आते और घर पे बैठ के ही ऑनलाइन क्लासें लेते हो, तो आप लोग तो ज्यादा बेटा कंफर्ट में हो बिनेश। ठीक है, क्या ख्याल है बिनेश? मैं ठीक नहीं कह रही? क्यों भाई, नफीसा, जेब, सारा, आयशा, ठीक है ना? सो कहता है, चूज बी हैप्पी, लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ। ठीक है, ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ को देखो। चूज टू बी एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक, फाइंड रीजंस टू स्माइल मोर ऑफन, हैव फेथ इन योर सेल्फ, इन द पावर ऑफ द यूनिवर्स, एंड कॉन्टेम्पलेट अपॉन द futility of the negative thinking and worries. Associate yourself with happy people. ठीक है, आपने खुद को
लोगों के साथ जोड़ के रखना है जो कि खुश हैं, ठीक है। रीड इंस्पायरिंग स्टोरीज, इस किस्म की स्टोरीज पढ़ें, हीरोज की, ठीक है, अच्छी स्टोरीज को पढ़ें ताकि आपको पता चले, ठीक है। और रिपीट एफर्मेशंस दैट इंस्पायर एंड मोटिवेट यू, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है विजुलाइज ओनली व्हाट यू वांट टू हैपन, लर्न टू मास्टर योर थॉट्स, लर्न कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, ठीक है। मतलब आपने ये सारी चीजें इंस्पायरेशन में लेके आनी है, इंस्पायरिंग स्टोरीज, इंस्पायरिंग कोट्स, विजुअलाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव में स्माइल आपने इजीली करना है, विलिंग टू चेंज आइडियाज एंड बिहेवियर, ठीक है। अब मतलब आपने अपने आइडियाज चेंज करने हैं ताकि आपका बिहेवियर चेंज हो, कैन सी अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना है, ठीक है। हाँ जी, सारा आप लेक्चर के बाद कार्टून क्या जो मर्जी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ सकता है रेयरली कंप्लेन्स, ठीक है, बहुत कम शिकायत होती हैं पॉजिटिव वालों को। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक्स, पॉजिटिव एटीट्यूड यही है कि अगर आपने गलती की है तो आप अपनी गलती का एहसास होना चाहिए आपको। सेल्डम क्रिटिसाइज अदर, बहुत कम लोगों को क्रिटिसाइज करें, ज्यादा क्रिटिसाइज करने से आप अवॉइड करें। इस कंसिडरेट ऑफ अदर्स, लुक अदर्स पीपल इन आईज व्हेन टॉकिंग विद देम, ठीक है। और जब आप किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आप क्या करें, उसकी उसके साथ आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करें। नेवर मेक एक्सक्यूज, कभी भी एक्सक्यूजेस ना बनाएं। हैव ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट देखें क्या क्या है। नेगेटिव में क्या आ जाता है, नेगेटिव में रेयरली स्माइल, बहुत कम स्माइल होती है। अनविलिंग टू चेंज, ठीक है, चेंज नहीं होता। कांट सी अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, हम किसी और शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखना पसंद नहीं करते। ब्लेम अदर्स फॉर ऑन मिस्टेक, हम अपनी मिस्टेक को दूसरों के लिए ब्लेम करते हैं। वेरी क्रिटिकल ऑफ अदर्स, ठीक है। थिंक ओनली ऑफ सेल्फ, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। डज नॉट लुक अदर पीपल इन द आईज, ठीक है। फोर्सेज ऑन ओपिनियन ऑन अदर्स, ठीक है। ऑफन मेक्स एक्सक्यूजेज, अक्सर हम एक्सक्यूजेज बनाते हैं। फ्यू इंटरेस्ट, और कम इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। सो ये देखें वो क्या कह रहा है कि थिंक पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए ताकि आप पॉजिटिव रहें, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो क्या होगा कि आप हमेशा ट्रबल में रहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपका अपलोड करती हूँ असेसमेंट का। हमारी असेसमेंट भला कितनी रह गई थी, हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था ना। मैं नेक्स्ट आपका अपलोड करती हूँ, ठहरें, आप लोग वेट करें 2 मिनट प्लीज।
अब आ रही है क्लास आपको आवाज? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरव्यूइंग स्किल्स और हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। By the end of the unit, learner will be able to explain the purpose, phases and principles of interviewing, describe count, content and format used to obtain the health history. अच्छा, क्लास अब समझ आ रही है आप लोगों को? अब आवाज मेरी जिसको नहीं आ रही वो मुझे बताएं। ओके। आगे आ जाता है पर्पज ऑफ इंटरव्यूइंग। द हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू इज ए कंजर्वेशन with a purpose. As a clinician, you will draw on many of the interpersonal skills that you use every day, but with unique and important differences, unlike social conversation, in which you express your own needs and interest with responsibility only for yourself. ठीक है? The primary goal of the clinician patient interview is to improve the well-being of the patient. ठीक है? अब वो कहता है इंटरव्यू करने का मकसद क्या होता है? इंटरव्यू करने का पर्पस या इंटरव्यू करने का मकसद ये होता है कि हम हेल्थ हिस्ट्री लें, ठीक है। हेल्थ हिस्ट्री हमें इंटरव्यू करने से आती है, ठीक है। और ये एक पर्पसफुल कन्वर्सेशन होती है। और एज ए क्लिनिशियन, एज ए डॉक्टर, आप क्या करते हो? बहुत से इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज करते हो अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर। अपनी सॉफ्ट स्किल्स से आप स्टार्ट करते हो, सलाम दुआ से शुरू करते हो, ठीक है। और ये एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। और सोशल कन्वर्सेशन की तरह आप एक्सप्रेस करते हो अपनी नीड्स को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एंड अपने आप को, ठीक है। यानी कि सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद कहता है कि जो प्राइमरी गोल होता है क्लिनिशियन का या पेशेंट का, वो क्या है? इंटरव्यू करना इज टू इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की वेल बीइंग को बढ़ाने के लिए। द पर्पज ऑफ द कन्वर्सेशन विद ए पेशेंट इज थ्री फोल्ड। मतलब तीन तरीकों से आप जो है वो अपनी कन्वर्सेशन को अनफोल्ड करते हो। नंबर वन है टू स्टैब्लिश ए ट्रस्टिंग एंड स्पोर्टिव रिलेशनशिप। पहला तो क्या है कि आप एक ट्रस्टिंग और स्पोर्टिव रिलेशनशिप बनाते हो, ठीक है। उसको साथ सलाम दुआ करते हो, ठीक है। उसकी बीमारी के बारे में से बात करते हो, ठीक है। उसको उसको उसका ट्रस्ट गेन करते हो, ठीक है। उसके बाद टू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑफर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो? आप इन्फॉर्मेशन की इकट्ठी करते हो, ठीक है। और उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन उसको ऑफर करते हो, यानी सबसे पहले उससे उससे उसकी डिजीज से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, और उसके बाद आप उसकी डिजीज से रिलेटेड केयर की इन्फॉर्मेशन आप उसको देते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास कम्युनिकेटिंग एंड रिलेटिंग थेराप्यूटिकली विद पेशेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूड स्किल्स ऑफ क्लिनिकल केयर, ठीक है। एज ए बिगनिंग क्लिनिशियन यू विल फोकस योर एनर्जीज ऑन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो पेशेंट के साथ इंटरव्यू करने के लिए, तो आपको ज्यादातर जो चीज चाहिए होती है वो ये चाहिए होती है कि आप क्या करते हो? आप अपनी एनर्जी ज्यादातर इन्फॉर्मेशन गैदर करने पे करते हो। एट द सेम टाइम बाय यूजिंग टेक्निक्स
आप क्या प्रमोट करते हो, आप उन टेक्निक्स को और उन कम्युनिकेशंस की जितनी भी स्किल्स हैं उनको प्रमोट करते हो ताकि आपका और पेशेंट का एक अच्छा रिलेशनशिप बने। यू विल अलाउ द पेशेंट स्टोरी टू अनफोल्ड इन इट्स मोस्ट फुल एंड डिटेल्ड फॉर्म, ठीक है। फिर आपको कोई भी हॉस्पिटल से या कॉलेज से प्री डिजाइंड एक परफॉर्मा दिया जाता है, एक फॉर्म दिया जाता है जिसके ऊपर उसकी हर सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो होती है वो पुट होती है, उसकी कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, उसका नर्वस सिस्टम, उसका जीआईटी सिस्टम, उसका जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपके ऊपर एक प्री डिटेल्ड फॉर्म के ऊपर होती है जिसको जाके आपने उस इंफॉर्मेशन को उस पर पुट करना होता है। सो एस्टैब्लिशिंग अ स्पोर्टिव इंटरेक्शन इनहैंसेस इंफॉर्मेशन, आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को इनहैंस करते हो, गैदरिंग एंड इटसेल्फ बिकम ए पार्ट ऑफ द थेराप्यूटिक प्रोसेस ऑफ द पेशेंट केयर, ठीक है। और इस तरह से आप क्या बन जाते हो, उस थेराप्यूटिक प्रोसेस पेशेंट की केयर का एक हिस्सा बन जाते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंटरव्यूइंग प्रोसेस डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द फॉर्मेट फॉर द हेल्थ हिस्ट्री। कहता है इंटरव्यूइंग प्रोसेस जो होता है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होता है हेल्थ हिस्ट्री से, ठीक है। मतलब हेल्थ हिस्ट्री समथिंग एल्स और इंटरव्यूइंग स्किल समथिंग एल्स। Both are fundamental to your work with patient, but each serves a different purpose, the health history, ठीक है। अब दोनों का जो फंडामेंटल पर्पस है वो पेशेंट के साथ काम करना है, ठीक है। और इसमें से हर जो चीज जो सर्व करती है डिफरेंटली वो हेल्थ हिस्ट्री होती है। अब हेल्थ हिस्ट्री कहता है फॉर्मेट इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजिंग पेशेंट्स इन रिटन और वर्बल फॉर्म, ठीक है, वो रिटन या वर्बल फॉर्म में होती है। इट फोकसेस द क्लिनिशियंस अटेंशन ऑन स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसका फोकस जो होता है वो क्लिनिशियन की अटेंशन होती है, स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है दैट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेशेंट, जो कि आप पेशेंट से लेते हो, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है एक्सपेंडिंग, आगे आ जाता है एक्सपेंडिंग एंड क्लैरिफाइंग द पेशेंट स्टोरी, जनरेटिंग एंड टेस्टिंग डायग्नोस्टिक हाइपोथेसिस, ठीक है। और आप फिर क्या करते हो, आप एक्सपेंड करते हो और क्लैरिफाई करते हो पेशेंट्स की स्टोरी को और जनरेट करते हो, टेस्ट करते हो डायग्नोस्टिक हाइपोथेसिस को। क्रिएटिंग अ शेयर्ड अंडरस्टैंड, आप शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग देखते हो, प्रॉब्लम्स को देखते हो, निगोशिएट करते हो प्लान को और फर्दर इवेल्युएट करते हो ट्रीटमेंट को। पेशेंट को आप एजुकेट करते हो, प्लान करते हो फॉर फॉलो अप एंड क्लोजिंग द इंटरव्यू, और फॉलो अप के लिए आप प्लान करते हो और आप अपने इंटरव्यू को क्लोज करते हो। प्रिंसिपल ऑफ इंटरव्यूइंग, प्रिंसिपल क्या होते हैं इंटरव्यू करने के, एक्टिव लिसनिंग आ जाती है, अडेप्टिव क्वेश्चनिंग आ जाती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाती है, फैसिलिटेशन आ जाती है, इक्विंग आ जाती है एंड एम्पैथिक रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपने इनको फॉलो करना है। उसके बाद वैलिडेशन आ जाती है आपकी, रीएश्योरेंस आ जाती है, समराइजेशन आ जाती है, हाईलाइट्स, ट्रांजिशन आ जाती है। अब इनका मैं आपको वन बाय वन करके बता देती हूँ। एक्टिव लिसनिंग में ये है कि आपने जब पेशेंट के साथ बात करनी है तो आपने प्रॉपरली उसकी बातों पे तवज्जो देना है, आपने कॉन्सेंट्रेट करके रखना है, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग करनी है। उसके बाद आपने अडेप्टिव क्वेश्चनिंग करने हैं, यानी कि आपने डिफरेंट क्वेश्चंस अडेप्ट करने हैं। फिर आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करनी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सी आ जाती है, यानी कि आपने अपने बॉडी जेस्टर से, आपने अपने बॉडी साइन से बताना है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद आपने उसको फैसिलिटेट करना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है क्या बात करे। फिर इक्विंग आ जाती है, उसके बाद एम्पैथिक रिस्पॉन्स आ जाता है, फिर पेशेंट जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है उससे रिलेटेड आपने उसको वैलिडेट करना होता है, वैलिडेशन आ जाती है, रीएश्योरेंस आ जाती है, फिर आप रीएश्योर करते हो। उसके बाद समराइजेशन आपकी आ जाती है, और जितनी भी गैप्स हैं, जितनी भी चीज़ें जो है वो आपने मिस कर दिया, आप उन ट्रांजिशन को हाईलाइट कर देते हो। एक्टिव लिसनिंग देखे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फुली अटेंडिंग टू व्हाट द पेशेंट इज कम्युनिकेटिंग, being aware of the patient's emotional state and using verbal and non-verbal skills to encourage the speaker to continue and expand, ठीक है। मतलब वही बात आ गई कि आपने फुली अटेंड रहना है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ पेशेंट जब आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। आपने उसकी इमोशनल स्टेट पे भी काबू रखना है, उसके साथ आपने वर्बल नॉन वर्बल स्किल्स को भी यूज करना है, ठीक है, उसको एक्सपैंड करने के लिए। अडेप्टिव क्वेश्चनिंग, जैसे कि अडेप्टेशन होता है तब्दीली, हालात के मुताबिक मॉडिफाई कर लेना।
So adaptive questioning is like there are several ways you can ask question that add detail to the patient story yet facilitate the flow of interview. ठीक है, कहता है बहुत से सेवरल वेज हैं जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो डिटेल में पेशेंट से, उसकी स्टोरी से रिलेटेड, और वो आपको फैसिलिटेट भी कर सकते हैं आपके उस इंटरव्यू के फ्लो के अंदर। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहता है कम्युनिकेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व स्पीच अकर्स कॉन्टिन्यूअसली एंड प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट क्लूज टू फीलिंग एंड इमोशंस। ठीक है, आप क्या करते हो कि इंपॉर्टेंट क्लूज और अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस जो है वो शेयर करते हो। ठीक है, और आप ज्यादा सेंसिटिव रहते हो अपने नॉन वर्बल मैसेजेस के साथ, और अलाउस यू टू बोथ रीड द पेशेंट मोर इफेक्टिवली एंड टू सेंड मैसेजेस ऑफ योर ओन। ठीक है, और इस तरह से वो क्या करता है, इफेक्टिवली अपने मैसेजेस आपको सेंड कर देता है। पे क्लोज अटेंशन टू आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, हेड पोजिशनिंग एंड मूवमेंट। ठीक है, और आप क्या करते हो कि क्लोज अटेंशन देते हो, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो, फेशियल एक्सप्रेशन देते हो, पोस्चर देते हो, हेड पोजीशन देते हो और मूवमेंट देते हो। आगे आ जाती है आपके पास फैसिलिटेशन। यू यूज फैसिलिटेशन व्हेन बाय पोस्चर, एक्शंस और वर्ड्स। यू इनकरेज द पेशेंट टू से मोर बट डू नॉट स्पेसिफाई द टॉपिक, pausing with nod of the head or remaining silent yet attentive and relaxed is a cue for the patients to continue। ठीक है, मतलब आप पेशेंट की बात सुने, अपना हेड नोट करें, नोट से मुराद है उसको मोशन में लेके आए, उसको हिलाएं या स्नो में, लेकिन आप उसकी उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रखें। अगर आप कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रखेंगे तो उसको लगेगा कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा। नोडिंग ऑफ हेड साथ साथ होना चाहिए। आपको अपने जो भी वो टॉपिक, जिस टॉपिक पे बात कर रहा है, आपको उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। उसको इतना आपने स्पेस देनी है कि वो अपनी फीलिंग्स को खुल के बयान कर सके। ठीक है, अपनी खामोशी से आपने उसकी बात सुननी है, अटेंटिव रहना है और रिलैक्स फील करवाना है आपने उसको। ठीक है, ताकि वो अपनी बीमारी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने एक्सप्लोर कर सके। आगे आ जाती है इकोइंग, सिंपल रेपिटेशन ऑफ द पेशेंट्स वर्ड। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं इंटरव्यू कर रही हूँ तो उसने बोला है कि मेरी मेरी जिगर की सर्जरी हुई थी या मेरा जिगर का ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, तो फिर मैंने जब उसने कहा मेरा जिगर का ऑपरेशन हुआ था, तो फिर मैंने उसको रिफ्रेश करके बताना, अच्छा आपका जिगर का ऑपरेशन भी हुआ हुआ है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वर्ड इकोइंग। ठीक है, सिंपल रेपिटेशन ऑफ द पेशेंट वर्ड, ताकि अगर हो सकता है कि वो फ्लो में कोई ऐसी बात कह गया है जो कि उसने नहीं, जो कि एक्चुअली नहीं है, तो उसको दोबारा से अपनी कह लें कि वो कॉन्शियस स्टेट के अंदर होता है, जब हम उसको इकोइंग करते हैं तो वो दोबारा से उसको रिफ्रेश कर देता है। रिपीट करने से उसको फर्दर क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये बात हुई है, तो फिर वो उसको ठीक कर लेता है। सही है। उसके बाद इनकरेज द पेशेंट टू एक्सप्रेस बोथ फैक्चुअल डिटेल्स एंड फीलिंग्स एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद आपने पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो अपनी सारी की सारी एक्चुअल डिटेल जो है वो आपके अपने अपने साथ शेयर करे। जैसे द पेन गॉट वर्स एंड बिगेन्स टू स्प्रेड। ठीक है, मतलब पेन ज्यादा होती गई और फिर स्प्रेड हो गई। ठीक है, रिस्पॉन्स में मतलब स्प्रेड आ गया यानी पॉज आ गया। उसके बाद पेशेंट क्या कहता है, यस इट वेंट टू माई शोल्डर एंड डाउन माई लेफ्ट आर्म टू द फिंगर। ठीक है, ये शोल्डर से नीचे गई और लेफ्ट फिंगर में चली गई। इट वॉज सो बैड दैट आई थॉट आई वॉज गोइंग टू डाई। ठीक है, और मुझे वो कहता है कि इस तरह से लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। रिस्पॉन्स में क्या आ जाता है, गोइंग टू डाई, ये उसका पेशेंट का रिस्पॉन्स है। आगे आ जाता है एम्पैथिक रिस्पॉन्स, यानी कि जो आपकी साइड से होगा, जो भी आप उसको एम्पैथी शो कर दोगे। तो कन्वेइंग एम्पैथी इज ए पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रैपर विद पेशेंट। एज पेशेंट टॉक विद यू, यू मे एक्सप्रेस विद और विदाउट वर्ड्स। ठीक है, मतलब आप उसके कंधे पे हाथ रख के, थपकी दे के, ठीक है, उसको उसके बाजू पकड़ के, ठीक है, उसके हाथ के ऊपर डॉर्सल एरिया के ऊपर उसका हाथ रख के, यू मतलब इस तरह से आपने अपनी एम्पैथी उसके साथ यूज करनी है। वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, विदाउट वर्ड्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज फीलिंग्स आर क्रूशियल टू अंडरस्टैंड देयर इलनेस एंड टू एस्टैब्लिश ए ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, और इस तरह से आपका जो है वो एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। आगे आ जाता है वैलिडेशन। कहता है अनदर इंपॉर्टेंट वे टू मेक अ पेशेंट फील एक्सेप्टेड इज टू लेजिटिमाइज और वैलिडेट हिज और हर इमोशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, अ पेशेंट हु हैज बीन इन ए कार एक्सीडेंट बट हैज नॉट सिग्निफिकेंट फिजिकल इंजरी में स्टिल बी एक्सपीरियंसिंग ए डिस्ट्रेस। ठीक है, मतलब कि वैलिडेशन में ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको रीचेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं हम चीज़ों को, उसको लेजिटिमाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले फिजिकल एग्जामिनेशन के चैप्टर में भी पढ़ा था
हम उसके इमोशनल एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट करते हैं, उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे उसका कोई बिलव्ड वन, ठीक है, किसी कार एक्सीडेंट में जो है वो उसकी इंजरी हो गई और या मतलब कह लें कि टोटल डेथ हो गई, ठीक है, तो आप उस टाइम पे उसका जो असर उस चीज उस एक्सीडेंट ने लिया, आप उसके लिए उसको क्या करते हो, उसको काउंसल करते हो, ठीक है, उसको बताते हो। रीएश्योरेंस में क्या आ जाता है, व्हेन यू आर टॉकिंग विद पेशेंट्स हु आर एंग्शियस और अपसेट, ठीक है, जब रीएश्योरेंस में क्या होता है, आप रीएश्योर कर रहे होते हो पेशेंट को। मिसाल के तौर पे अगर वो अपसेट है या एंक्शियस है तो इट इज टेम्पटिंग टू रीअश्योर देम। यू मे फाइंड योर सेल्फ सेइंग डोंट वरी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, ठीक है, और आप क्या कहते हो कि आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही है, मतलब आप उसको सिंपैथाइज करने की कोशिश कर रहे हो, रीअश्योर करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद आ जाता है समराइजेशन। समराइजेशन में क्या होता है, गिविंग ए capsule summary of the patient story in the course of the interview can serve several different functions, ठीक है, और समराइजेशन में जो है वो आप एक कंप्लीट समरी प्रोड्यूस करते हो पेशेंट की स्टोरी से रिलेटेड, उस इंटरव्यू से रिलेटेड, और सेवरल डिफरेंट फंक्शंस बताते हो। इट इंडिकेट्स टू द पेशेंट दैट यू हैव बीन लिसनिंग केयरफुली, और ये शो करता है कि आप क्या कर रहे हो, उसको आपने एक्टिव लिसनिंग की है। इट कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई वट यू नो एंड वट यू डोंट नो, ठीक है, इसमें आप ये भी बताते हो कि क्या मैं जान गया हूँ, क्या नहीं जान गया। नाउ लेट मी मेक श्योर दैट आई हैव द फुल स्टोरी, यू सेड यू हैव हैड कफ फॉर 3 days। मिसाल के तौर पे उसने बताया कि मुझे 3 दिन से खांसी है, तो इट्स स्पेशली बैड एट नाइट, जो कि रात को बहुत सवेर हो जाती है, एंड यू हैव स्टार्टेड टू ब्रिंग अप विद येलो फेल्जम, ठीक है, और वो येलो फेल्जम के साथ उसने कहा कि रिपोर्ट होती है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट था पूरी स्टोरी के अंदर, ठीक है, आपने उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट ट्रांजिशंस क्या होती हैं इन गैप्स। पेशेंट्स हैव मेनी रीजंस टू फील वरीड एंड वल्नरेबल, टू पुट देम मोर एट ईज, टेल देम व्हेन यू आर चेंजिंग, ठीक है, मतलब आपने क्या करना है कि आप पेशेंट्स के, कहता है कि बहुत सारी रीजंस होती हैं कि वो वल्नरेबल है या वो वरीड है, तो आपने क्या करना है, उसको ईज प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और आपने उसको बताना है, हो सकता है कि वो कोई सेंसिटिव टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो और वो उस टॉपिक पे बात ना करना चाह रहा हो, उस पर गैप लेना चाह रहा हो, तो आप उसको क्या करते हैं कि आप उसको ट्रांजिट कर देते हैं, आप वो नेचर ऑफ टॉपिक चेंज कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इस ट्रांजिशन को, दोबारा उस पर बात करने से आप अवॉइड करते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है फेज ऑफ द इंटरव्यू। फेज ऑफ इंटरव्यू आपके पास प्रीपैरेटरी फेज आ जाता है, इंट्रोडक्शन फेज आ जाता है, वर्किंग फेज आ जाती है, एंड टर्मिनेशन फेज आ जाती है, ठीक है। इनको हम इंशाल्लाह डिटेल में फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो आपकी इंटरव्यू की फेजेस है। अभी आप लोग मुझे सारे जो है वो प्लीज अटेंडेंस मार्क करवा दें, ताकि जो है वो मैं आप लोगों के साथ साथ अटेंडेंस ले लूँ, क्योंकि हमारे पास जो है वो सिर्फ 3 मिनट रह गए। नेक्स्ट क्लास आपकी फायदा किसके साथ होती है, नेक्स्ट क्लास किसके साथ है आपकी? मेरे साथ है, नेक्स्ट क्लास मेरे साथ है। आप चले जी, सारे प्लीज अटेंडेंस मार्क करवा दें अपनी। हरी आप अटेंडेंस दे दें क्लास।
चलें, थैंक यू क्लास। इसको अच्छी तरह से पढ़ें। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह इंटरव्यू की फेजेस को कवर करेंगे।